Hello, students of BSc second year. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic of oil plants. Uh, Previously, also we had in the previous lecture also we have discussed about some of the oil plants like mustard, sunflower, groundnut, and today we'll discuss about the coconut. कोकोनट तो बहुत चिर परिचित नाम है। इंडिया के अंदर हर त्योहार पे हर घर में कोकोनट को जरूर यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में नारियल भी कहा जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम कोकोस कोकोस न्यूसिफेरा है। ये एरेकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। जो कोकोनट का जो पेड़ होते हैं उन्हें पाम कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जो है तटीय क्षेत्रों पे उगते हैं, वहाँ आसानी से उग जाते हैं। इनके अगर नेटिव प्लेस के बारे में बात करें तो बहुत मतभेद है। कई लोग तो कहते हैं दक्षिणी और सेंट्रल अमेरिका से इसका ओरिजिन हुआ और ये समुद्र की लहरों के साथ पैसिफिक रीजन में चला गया। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो दक्षिण पूर्वी एशिया से हुआ था और यहाँ से ये अमेरिका के तटों पे पहुंचा। परंतु अब आजकल इनको ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज के डेल्टास या उनके सीशोर्स पर बहुतायात रूप में मिलते हैं। और इनमें फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, मैक्सिको, न्यू गिनिया, ये सब प्रमुख देश हैं जहां ये बहुतायात में पाया जाता है। भारत के अंदर ये और इसका जो उत्पादक राज्य है वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और लक्षद्वीप। अब अगर हम इसकी नारियल की जो है बॉटनिकल करेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे तो हम देखते हैं, हमने देखे हैं फोटोज में भी, पिक्चर्स में भी खूब देखते हैं। और वैसे कई लोग अगर शीर्ष सोर्स पर गए तो उन्होंने देखा भी होगा कि कोकोनट का जो पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। कम से कम 10 से 25 मीटर लंबा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। और ये ब्रांच्ड और सॉरी ये अनब्रांच्ड होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, जो सी शोर की शोभा खूब बढ़ाते हैं। इसका जो स्तंभ होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और थोड़ा सा ऊपर जाकर के कव हो जाता है। स्तंभ है, इसके शीर्ष पर पत्तियां लगती हैं जो परपिनेट लीव्स होती हैं। कम से कम 20 से 25 का मुकुट बन जाता है एपेक्स पे। और जैसे जैसे ये इसका स्तंभ बढ़ता है वो पत्तियां गिरती जाती हैं और दूसरी नई पत्तियां उसके शीर्ष पे आती जाती हैं। जो पत्तियां गिरती हैं वो अपने वहां पे निशान छोड़ जाती हैं, जो दाग छोड़ जाती हैं, जिन्हें लीफ स्कार्स कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो कोकोनट का जो प्लांट होता है उसकी जो ट्रंक होती है वो पूरी की पूरी लीफ स्कार्स से भरी हुई होती है। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पैडिक्स होता है। और हर एक पत्ती के कक्ष से पुष्पक्रम निकलता है। नारियल का पेड़ मोनोइशियस होता है, मीन्स नर और मादा एक ही नर मादा पुष्पक्रम एक ही पेड़ पर, वृक्ष पर लगते हैं। और कम से कम नर पुष्प जो होते हैं वो कम से कम 8,000 से 10,000 लगते हैं और 10 से 50 मादा पुष्प लगते हैं। इनका जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है और बहुत बहुत हार्ड होता है। जो जो हर घर में आपने देखा होगा उसको, इसलिए आप आराम से इसको पहचान भी सकते हैं। वो कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, अंडाकार होता है। और इसकी जो पेरिकाप होती है, फल भित्ति जो होती है, उसमें बाहें तो बहुत सख्त और चिकनी और फल भित्ति होती है। और एपिकाप जो होती है वो रेशेदार रेशेदार होती है। और मीजोकाप जो फल भित्ति होती है मध्य, वो रेशेदार होती है। और जो अंदर की होती है, जब हम उसका रेशे हटा लेते हैं, हम देखते हैं उसके जूट के रेशे को सॉरी इसके कॉइल्स को जब हटा लेते हैं, रेशों को हटा लेते हैं, तो हम अंदर से देखते हैं कि एक कटोरी बिल्कुल गोल गेंद नुमा जो है पत्थर के समान कठोर फल भित्ति होती है, जिसे एंडोकार्प कहा जाता है। ये एंडोकार्प एंडोस्पर्म को ढके हुए होती है। एंडोस्पर्म व्हाइट कलर का होता है। जब ये जो फल भित्ति होती है ये जब कोकोनट अपनी कच्ची अवस्था में होता है, कच्चा फल होता है, उस समय इसकी फल भित्ति हरे रंग की भी होती है। और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो लिक्विड होता है, जिसे कोकोनट मिल्क कहा जाता है। लोग उसे बहुत टेस्ट लेकर के बहुत चाव से पीते हैं। जब ये पकने लग जाता है तब इसका जो फल है वो नारंगी या भूरे रंग का हो जाता है और कटा फटा हो जाता है। और जो मध्य की रेशेदार फल भित्ति होती है
वो उससे कोयर को प्राप्त किया जाता है, जटा प्राप्त की जाती है। और अंदर का जो कठोर फल भित्ति होती है वो भूरे रंग की हो जाती है, और अधरी भाग में इसके 3 आईज दिखाई देती हैं, आंखें दिखाई देती हैं। और इसका जो भ्रूणपोष होता है वो एक मोटी परत पाई जाती है एंडोस्पर्म में, वो इसका खाद्य भाग होता है और बहुत टेस्टी होता है वो। कच्चे फलों के अंदर अंतर्भित्ति से निर्मित गुही का एक द्रव से, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोकोनट मिल्क कहा जाता है उसको। और ये वास्तव में तरल भ्रूण पोष, ये लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ये बहुत पोषक पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर। इसको टिश्यू कल्चर के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, जो कोकोनट मिल्क है उसको। अब अगर हम इसकी जलवायु के बारे में देखें तो नारियल जो है वो नम, थोड़ा गर्म जलवायु में, जहाँ की जो एनुअल रेनफॉल कम से कम 100 से 225 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, वहाँ ये पाए जाते हैं। और ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इसके अंदर जो है तापमान कम से कम 27 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो सॉइल, इसके लिए उपयुक्त सॉइल जो होती है वो सैंड, लोम, लेटराइट और एलुवियल होती है। अब इसका अगर हम कल्टीवेशन देखें तो इसको कल्टीवेट करने के लिए जो है स्थानांतरण से कम 9 महीने पहले इसके बीजों को अंकुरित कर दिया जाता है, जिसमें 4 पत्तियां हो, उस समय इसको ट्रांसफर किया जाता है, प्लांट किया जाता है। 1 साल होने पर 4 से 6 पत्तियां अगर निकल जाती है तब ये स्वस्थ माना जाता है। और जो खेती की जो जमीन हम तैयार करते हैं इसको लगाने के लिए, वो उसको समतल करके उसके मध्य में छोटे छोटे पिट्स बनाते हैं, जो 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर के आकार का होता है। और इसके अंदर लेटराइट सॉइल डाली जाती है। 60 सेंटीमीटर गड्ढा मिट्टी भरने के बाद छोड़ देना चाहिए। और 2 पादपों के बीच में कम से कम 8 से 9 मीटर की जगह होनी चाहिए। और जब मॉनसून आ जाए उस समय इन सीडलिंग्स के जो पौधे लगते हैं उनको स्थानांतरण कर देना चाहिए। गर्मी में इनको पानी खूब देना चाहिए, खरपतवार हटा देनी चाहिए, नहीं तो वो इनके पोषण तत्वों को ले लेगी और इन्हें नहीं बढ़ने देती। और एक स्वस्थ नारियल 5 से 7 वर्ष पश्चात, नारियल के पेड़ में नारियल 7 से 5 वर्ष के पश्चात लगने लग जाते हैं। अब अगर हम खाद की बात करें तो इसके अंदर P2O5 300 प्रति ग्राम नारियल पेड़ में देना चाहिए, प्रति ग्राम पर पेड़ पे देना चाहिए। नाइट्रोजन 500 ग्राम प्रति नारियल पेड़, और K2O 12 ग्राम प्रति नारियल पेड़। ये इसकी मैन्योर के बारे में है कि इतनी मैन्योर देते हैं तभी अच्छा कोकोनट फल देता है। अब अगर हार्वेस्टिंग देखें तो प्रत्येक पत्ती के अक्ष में, वो मैंने पहले भी बताया था आपको, नारियल का एक गुच्छा लगता है। और प्रति वर्ष हर महीने नारियल लगते रहते हैं। और इसके निषेचन के बाद में कम से कम 1 महीने बाद में नारियल के विकसित होने में लग जाता है। और 45 से 60 दिनों में के मध्य ये जो है इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। और जो इसको जो सूखा नारियल होता है उसे खोपरा कहा जाता है। सूखा नारियल खोपरे के नाम से जाना जाता है। और 1 साल तक नारियल पकने के लिए रख दिए जाते हैं। उसके बाद उनको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश में, ताकि वो ड्राई हो जाएं, और कुछ दिनों के लिए रख करके इनको सुखा दिया जाता है। इनकी नमी कम से कम 55% कम हो जाती है, 5 से 6% रह जाती है। फिर खोपरे को शेल में से निकाल दिया जाता है, अलग हो जाता है वो, और उसे खोपरा कहा जाता है। इसके बाद इस खोपरे से तेल निकाला जाता है। ये हल्का पीला या रंगहीन होता है। नारियल के तेल को अगर हम निकालना देखें तो जब खोपरा सूख जाता है तब उसे पीसकर चूरा बना लिया जाता है। और इस चूरे से शीतल कोल्ड एक्सप्रेशन द्वारा खोपरे से इसका तेल निकाला जाता है। गांव में हाथ से चलने वाली मशीन चेकू से भी जो है खोपरे का चूर्ण बनाते हैं। और कॉमर्शियल स्तर पर जो है रोटरी मिलकर के हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से खोपरे का चूरा करके उससे तेल निकाला जाता है। आज की स्थिति में देखें तो तेल निकालने हेतु विलायक निष्कर्षण का उपयोग भी किया जाता है। इसकी अलग अलग विधि द्वारा प्राप्त तेल का प्रतिशत भिन्न भिन्न भी होता है। जैसे ग्रामीण चेकू से 60% तेल निकलता है, घूर्णी मिल से
62 से 63% तेल निकलता है। द्रव चालित दाब से 63 से 65% वो निकलता है। और कुछ आधुनिक तकनीक अब आ गई है जिससे 80% तक भी तेल प्राप्त हो जाता है। इसका जो तेल होता है वो यह तेल सुगंधित होता है, रंगहीन होता है, हल्के पीले या भूरे रंग का होता है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तरल अवस्था में रहता है, किंतु तापक्रम अगर इससे कम हो जाता है तो ये अर्ध ठोस मतलब सेमी सॉलिड अवस्था में आ जाता है। ठोस अवस्था में सफेद दिखाई देता है। इस अवस्था में ये वनस्पति स्नेह और चर्बी कहलाता है। इस तेल में लॉरिक अम्ल और कार्पेलिक, कार्पोइक और पामेटिक एस्टेरिक अम्ल, कुछ मात्रा में ओलिक एसिड भी पाया जाता है। इस तेल को सैपोनिफिकेशन भी अधिक जो है आयोडीन मान निम्न होता है इसमें, अतः इसे नॉन ड्राइंग ऑयल की श्रेणी में भी रखा गया है। नारियल के तेल की गंध और रंग व इसमें उपस्थित जो और अशुद्धियां होती हैं उसको हटाना बहुत आवश्यक होता है। और इस प्रक्रिया को शोधन, रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डियोडोराइज्ड या आरबीडी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले कांसिक सोडा मिलाकर के तेल को शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद वैक्यूम में गर्म करके इनकी नमी को निकालकर सुखा लिया जाता है। फिर इसे जो है ब्लीच्ड और डियोडोराइज्ड करते हैं। इसके लिए बहुत मुल्तानी मिट्टी या एक्टिवेटेड कार्बन इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल मानव के उपयोग के लिए पूर्ण रूप से पारदर्शी, साफ और तरल हो जाता है। तो ये कोकोनट से ऑयल निकालने का तरीका है और साफ करने का तरीका है। अब अगर हम नारियल के उपयोगों के बारे में देखें तो रिफाइंड नारियल तेल खाने के बहुत काम में लिया जाता है। बालों का यह सबसे प्रचलित तेल माना जाता है और बालों को बहुत स्वस्थ भी रखता है, प्रोटीन देता है। ये साबुन, क्रीम, शेविंग, शैम्पू इत्यादि में भी काम में लिया जाता है। और तेल निकालने के पश्चात जो पदार्थ बचता है वो गाय, भैंस, मुर्गियों के खाने के भी काम में लिया जाता है। और ताजा नारियल जूस पीने के वो खाने के भी काम आता है। ये बहुत प्रोटीन युक्त होता है। नारियल का जूस इसमें इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। नारियल के छिलके जलाने हेतु या ईंधन के काम में आते हैं। चारकोल भी बनता है इससे। और कोकोनट फाइबर से कोयर से गद्दे, रस्सियां, चटाई, बैग आदि बनाए जाते हैं। और सूखे नारियल की पत्तियां झोपड़ियां बनाने के या गाय भैंसों के झोपड़ियां बनाने के काम में लिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोकोनट।